बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मिर साहब। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जो अलीमा खान हैं उनकी बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात होती है, जिसके बाद वो आकर मीडिया से गुफ्तगू करती हैं और गुफ्तगू में बताती हैं कि इमरान खान ने दो मुतालबात सामने रखे हैं। पहला मुतालबा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर 3 जजेज़ हैं उनके अंडर एक कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं उनकी तमाम जो तहकीकात है वो करे, और इसके साथ ही जो जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कारकुनान हैं वो मौजूद हैं उनको रिहा किया जाए। ये दो मुतालबात सामने रखे हैं और ये भी कहा है कि अगर ये दो मुतालबात नहीं माने जाते तो 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है किस कदर कारामद साबित होती है या इसका नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये मीर साहब से बात करेंगे। इसके साथ ही जो फैसल वाडा हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए ये तहरीक चलाने जा रही है 14 दिसंबर को कि उनको ये लगता है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके खिलाफ फैसला 14 दिसंबर के बाद आने वाला है। लेकिन उन्होंने खबर दी है फैसल वाडा ने कि वो फैसला 14 दिसंबर से पहले आएगा, और वो ये भी हो सकता है कि अगर वो बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं या उनके खिलाफ गवाही दे देते हैं तो इमरान खान का जेल ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फैसल वाडा और अलीमा खान क्या कहती हैं वो आपको सुनाते हैं, फिर मीर साहब की तरफ आते हैं। जी मीर साहब, पहले जब 14 नवंबर की अगर हम बात करें एहतजाज की, तो उस वक्त मुतालबात के ऊपर एतराज़ किया जा रहा था कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है, कारकुनान का रिहाई का मुतालबा है, मैंडेट वापसी का मुतालबा है। तो जो अब ये दो मुतालबात सामने रखे हैं ये तो समझ में आते हैं, एक कमीशन बना दिया जाए 9 मई और जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं उनकी तहकीकात हो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कमीशन बनाया जाए, केस क्यों ना चलाया जाए? 9 मई का केस चलना चाहिए भाई, ठीक है। 26 के वाक़े पे ये कमीशन कहाँ से आ गया? हर चीज पर जुडिशल कमीशन। जजों को क्या पता कि इंक्वायरी क्या होती है? अच्छा, वो तो इंक्वायरी आप करके लाएंगे तो वो उसके फैक्ट्स की बेस पर फैसला करेंगे इंसाफ के मुताबिक। सही है। जो फैक्ट्स प्रोसिक्यूशन में पेश किए होंगे उसकी रोशनी में फैसला करेंगे। ठीक है। वो फैसला करने वाली बॉडी है, इंक्वायरी करने वाली बॉडी नहीं है। सही है। हम बात बात पर जुडिशियल कमीशन की रट लगाए बैठे। सही है। और इसमें तो वो बड़ा बारीक नुक्ता पैदा किया है, यानी कि ये इस पीटीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पहले ये एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें व्यवस्था किए हुए थी, अब ये कुछ अदलिया के कुछ लोगों से ठीक है, मैं इसरार कर रहा हूं, उम्मीदें व्यवस्था किए हुए हैं। सही है। अब कहते हैं सीनियर 3 जजों पर, 2 सीनियर जज जो हैं मंसूर अली शाह साहब और मुनीब आलम साहब जज जैसे भी हैं, इनसे उनको तवक्को आता है कि जी शायद कोई हमारी मदद करेंगे। सही है। तो सीनियर 3 जजेस का मतलब है कि इनको लगा दो। सही है। और इनसे तादाद तो नहीं कहा उन्होंने। ये तो जुडिशरी को बदनाम करने वाली बात है ना। यानी कि बहुत से लोग कहते थे कि मंसूर अली शाह साहब अगर जज हो गए तो जज होने के बाद जो फैसले देंगे तो उससे पीटीआई को शर्मिंदगी ही होगी। अच्छा, यानी कि लोगों का ख्याल था कि वो बड़े खड़े और साफ जज हैं। जैसे काजी फाइज़ के बारे में यही राय थी कि वो कोई हेरा फेरी करने वाले जज नहीं, कि पक्के जज है। सही है। इस तरह मंसूर अली शाह साहब के बारे में एक अच्छी राय है जज के बारे में। ठीक। अगरचे मुझे कुछ और शकूक शुबात हैं, वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ी मजबूत है और यहाँ जो जिस फैमिली से उनका ताल्लुक है उस फैमिली का जो आज सीनियर 3 नुमाइंदा है, बुजुर्ग 3 नुमाइंदा है, वो चला जाए, अगर किसी भी जगह चला जाए और कहे ये काम होना है तो शर्म हया के मारे ही काम कर दिया जाता है। सही है। इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। ठीक है। और जजेस की फैमिली इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होनी चाहिए। सही है। आप कहते हैं कोई फैसला आने वाला है, ये तो वापडा कह सकता है क्या आने वाला है कि नहीं आने वाला। वो कहता है नहीं आने वाला है, और कहता आ भी सकता है, जो भी कह रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तारीखों का हिसाब किताब जो है तो बुशरा बीबी की स्पेशलाइजेशन है। उन्होंने बताया होगा कि तारीख जो है इसके लिए फलां तारीख जो 14 है दिसंबर वो दें, वो बड़ी कारामद साबित होगी। 14 दिसंबर को तो आप संभल नहीं होंगे 26 नवंबर के वाकयात पर। सही है। आप तारीख दे देंगे। और यानी अगर इसलिए आप दे रहे हैं तो इसके साथ वही अंजाम होगा जो आपके उस धरने का या एहतजाज का हुआ था जो पिंडी में आपने किया था इस्लामाबाद की बजाय, इसलिए कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं इनको मुकर्रर ना किया जा सके। सही है। तो इस तरह की बातें जो है ना टोटके काम आते हैं, ना जादू टूना काम आता है, ना अंदाजे काम आते हैं।
अगर आप में इतना तप्पड़ है, ताकत उकत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर, इतना तप्पड़ है तो आप कुछ करके दिखा दें। जब आपका किया हुआ गलत जाता है तो उल्टा आपके खिलाफ पड़ता है। अच्छा, मेरे साहब ऐसे नहीं लगता कि जो माजी में किरदार शेख रशीद साहब करते रहे हैं गेट नंबर 4 का, वो फैसल वाडा के साथ रिप्लेस हो गया, फैसल वाडा वो किरदार अदा कर रहे हैं? शेख रशीद साहब जो थे ना, वो सारी उम्र स्टूडेंट लीडर ही रहे हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट लीडर जब थे तब भी उस जमाने के जो गेट नंबर 4 हुआ करते थे, कोई पुलिस के होते थे, कोई एक उनकी बात मशहूर भी है, वो उन पर जाना नहीं चाहता, वो उनके राब्ते थे। ठीक है। खुलासा ये है, इनके भी राब्ते होंगे। पहले शेख रशीद साहब कुछ काम किया करते थे, खबरें पहुंचाते थे, लेकिन शेख रशीद साहब चूंकि सियासतदान थे और तालिब इल्म रहनुमा भी रह चुके थे, वो इंस्पायर्ड थे पीर पगाड़ा साहब से। सही है कि पीर पगाड़ा साहब की ऐसी पेशीन गोइयाँ जो हैं वो उनको शोहरत दिलाती हैं, सियासी मैदान में उनको ताकत देती हैं। सही है। ये भी ताकत इस अंदाज में हासिल करते थे और कहते थे कि मुझे तो एक चैनल ने 40 लाख रुपए ऑफर किया कि मेरे यहाँ प्रोग्राम करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो उनका पता था कि ये मीडिया पर रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये कितना मुजरब नुस्खा है। अब उनको पता है कि नुस्खा नहीं रहा उनके लिए। सही है। अब कोई चैनल उनको लेने को तैयार नहीं होगा। वाबडा साहब का मसला ये है कि वाबडा साहब जो है वो हो सकता बात तो किसी की करते होंगे, लेकिन ये बात तरह और ये सियासी अंदाज में नहीं करते, ये करते इस तरह है कि बात का अंदाज ऐसे लगता है कि भी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यूं होने वाला है। अपने जज्बात बयान कर रहे हैं। जज्बात भी बयान नहीं करते, उनके बयान करने का अंदाज मैं पता नहीं कैसे बयान करूं, एक अछूता अंदाज होता है। अच्छा, वो जूते सामने रख के जो करने वाला बयान है वो अंदाज होता है। ठीक है। मोटरसाइकिल पे बैठ के वो पता ना आपको, बड़ी सी मोटरसाइकिल सवारी करते, साथ अपनी सिक्योरिटी के बंदे लेके आके तस्वीर खिंचवाते थे और पिस्तौल लेके पहुंच गए जहां चीनी कौंसल खाने पे हमला हुआ था। वो उनकी स्टाइल, लाइफ स्टाइल भी है, राब्ते उनके हैं, इसमें कोई शक कोई नहीं है। वो कहें ना कहें, राब्ते हैं। उस वक्त उसका नाम गेट 4 होता होगा। शेख रशीद के ज़माने में ये गेट नंबर 4 का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, इनके लिए कोई और इस्तेमाल होता है। ठीक है। बुशरा बीबी के बारे में जो बात की जा रही थी कि वो वहाँ से भाग गई डी चौक से, सारे मामला चल रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी का एक क्लिप वायरल हुआ जिसके अंदर कहना है कि मैं डी चौक के अंदर ही मौजूद थी लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया गया। वो क्या कहती हैं वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मिर्ज़ा ये जो बात कह रही हैं कि मैं वहाँ पे अकेली थी, मुझे अकेला छोड़ के चले गए, तो ये पीटीआई के लिए बड़ी डैमेजिंग स्टेटमेंट नहीं है आपको? डैमेजिंग स्टेटमेंट है, यानी कि वो सजदा नहीं है ना। वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ के चले गए, और ये भी कहती है, लफ्ज़ भी इस्तेमाल करती है। एक तो वैसे ही वो खान का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, ठीक है, क्योंकि वो इमरान साहब नहीं कह सकती, इसलिए नहीं कह सकती कि मुर्शद हैं वो। ठीक है, मुर्शद किसी को साहब की नहीं कहेंगी, और अकेला इमरान कहेंगी तो लोग इस पर शायद इतराज़ करेंगे। सही है। तो दूसरा ये है कि ये कहती है कि वहाँ मैं अकेला छोड़ दिया मुझे। सही है। और मैं कैसे जा सकती थी, मुझे इमरान ने कहा था वो पहुँचो, यानी इमरान से अपनी मोहब्बत भी शो करती है और कहती है कि इमरान के फॉलोअर्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं तो वहीं मौजूद थी। तो ये भी वो जो दूसरी बात कहती हैं ये डैमेजिंग है। इसका मतलब है कि इमरान के जो फॉलोअर जो थे उन्होंने इमरान की बात नहीं मानी थी। सही है। या उसका मतलब ये था कि कम से कम बुशरा बीबी की बेगम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों को खतरे में डालने को तैयार नहीं थे। ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये था कि इसकी क़यादत को तस्लीम नहीं किया जाता था, तो इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है। या इसका ये भी एक एंगल निकाल सकते हैं कि जो अली मीन गंडापुर है या उमर अयूब हैं, बाकी लीडरशिप है, इनको अकेले छोड़ के चली गई। अच्छा, इस पर मजीद बात कर लेते। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो इस स्टेटमेंट को किस नज़र से देखते हैं। बात कीजिएगा मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ताहिर मलिक साहब, क्या हो रहा है? ये इमरान खान ने 2 तो मुतालबे पेश कर दिए हैं। एक तो कहा है कि मुझे रहा कर, दूसरा यह है कि मुझे इक़्तिदार दो। खुलासा तो यही बनता है। आप इसको कैसे लेते हैं इमरान खान की बातों को? 26 नवंबर के बाद जो उसने रवैया इख्तियार किया उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, खान की जो सियासत है, जो मैं समझता हूँ, वो एक फास्ट बॉलर की सियासत है। फास्ट बॉलर की जो मेंटालिटी होती है वो होता है बैट्समैन के लिए वो बेरहम होता है। वो समझता है कि मेरी जो स्पीड है, गेंद की जो शिद्दत है, वो उसको परेशान करेगी। मगर खान साहब, मेरा ख्याल है जो बुनियादी चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, वो अपनी शिद्दत जब आप
किसी को चैलेंज करते हैं, जिस गली मोहल्लों में मैं लाहौर से मैं पैदा हूँ, तो हमें बड़ों ने यही समझाया था कि अगर आप किसी को कोई वार्निंग दें या थ्रेट दें ना, तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मगर अगर आपकी वार्निंग और थ्रेट के बाद होगा कुछ नहीं ना, तो फिर डबल इफेक्ट आप पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक तो है। इसीलिए आप बड़ी सोच समझ के किसी को वार्निंग दें। अगर आपने किसी को डराना है, मैं मतलब सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, तो खान का मसला ये हो गया कि वो 2 साल से ओवरडोज हो गया, असल में क्योंकि जब आपने खान साहब जो हैं जलंधर के लाहौरिये हैं। नहीं, खां वैसे खां डेफिनेटली पैदाइशी तो लोरी है ना, वो तो उसके माँ की साइड से है ना, मैंने कहा बाप की है साइड से नहीं है। जलंधर का लाहौरिया हाँ, है। वो आधी बात समझा आधी नहीं समझा, क्योंकि जी जी। असल बात ये है मीर साहब के, जब आप देखें, जब आप सियासत में होते हैं ना, जो पॉलिटिकल, तो इस मुल्क को आप समझना बड़ा जरूरी है, एक ठीक है, अनोखा मुल्क है ठीक है। मेरी राय में। तो जब आप पॉलिटिकली वर्सेस पॉलिटिक्स होते हैं, तो अग्रेशन, अगर आपकी पॉपुलैरिटी हो तो अग्रेशन सूट करता है, आप चढ़ ठीक है, जाते हैं। ठीक। और हाँ की ट्रेजिडी कह लें या बदकिस्मती कह लें या टारगेट कह लें, उसका मैच पड़ गया रियासती इदारों से। ठीक है। तो रियासती इदारों से खाली हाथ आप किस तरह थ्रेट से और अग्रेशन से चल सकते हैं? मैं समझता हूँ खान अपने अग्रेशन का खुद ही बेचारा फंस गया, उसी कह लेना, जिस तरह एक जेल में आप खुद ही फंस गया ना, वो बेचारा सॉफ्ट हो सकता है ना अग्रेशन छोड़ सकता है, वो और अग्रेशन करता है। बात तो एक ही कर रहा है कि मुझे छोड़ दो और मैंडेट दे दो, मैंडेट देने का मतलब वज़ीर आज़म बनवा दो। यानी खुलासा तो उनकी बात का नहीं, यही इसमें मैं उसके है। मीर साहब, इसमें मैं उसके साथ हूं, क्योंकि मेरी कॉमन सेंस कह रही है, अनसाइंटिफिक बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान की हुकूमत उसका हक है, ठीक है। मेरी राय में। ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन। तो उसकी जो एक बात है वो मकबूल है, वो असल जो इशू है वो मेरे ख्याल में खान ने मिस कैलकुलेट किया है। मतलब मैं गुफ्तगू के लिए कर रहा हूँ, मेरा क्या मतलब मुकाम है, मैं क्या इंसान, एक आम सा साथी हूँ। अगर मैं खान होता ना, तो असल लड़ाई बनती थी जब इलेक्शन हुए हैं। ठीक है। जिस दिन इलेक्शन हुए ना, उससे अगले दिन अगर ये अकड़ जाता ना कि ये धांधली हुई है, तो उसमें ग्रेस थी, उस अग्रेशन में फायदा था। आप असेंबलियों में भी चले गए, आपने क्यों कहते आधा तीतर आधा ढेर कर दिया। अगर आपको याद हो, आपकी मेरी उम्र काफी है, हमने 77 देखा है। ठीक, ठीक है। भुट्टो का काम उसी दिन शुरू हो गया था जब सूबाई असेंबली हुई थी, 77 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ठीक है। कंसिस्टेंट एक इशू था, हाँ कंसिस्टेंसी नहीं ला सका। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, ये बुशरा बेगम क्या कह रही हैं, इसका किरदार भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब वो कह रही हैं जी कि मैं तो वहीं डी चौक में थी और सब छोड़ के मुझे भाग गए थे। तो ये क्या क्या तासुर देना चाहती हैं, और मैं खान को कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरा ख्याल है वो कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, ना खां के इमेज के लिए ना पीटीए के लिए। क्योंकि देखिए, लीडरशिप जो होती है ना, लीडर तो फॉलोवर आपको फॉलो करते हैं। ये पहला मैंने सुना है जो अपने आप को लीडर कह रहा, कहता है कि मैं अकेला रह गया। लीडर का तो काम होता है वो लीड करता है, सबसे आगे खड़ा होकर अपने फॉलोवर को साथ लेके जाता है। तो इसका मतलब है, एक चीज तो उन्होंने बड़ी साइंटिफिकली मान ली है कि उसका कोई लीडरशिप से कोई काम नहीं था, वो कंपनी की मशहूरी है। अगर वो लोग वहां पे लड़ते मरते तो मैं भी रहना था। तो क्वेश्चन तो ये हो गया, फिर आप लीडर कहाँ की हुई? अगर आपने खुद ही कह दिया कि लोग मेरे साथ वहां नहीं रहे, तो मैं लिहाजा मैं भी वापिस आ गई, तो फिर आप लीडर तो ना हुई। मेरा नहीं ख्याल के अपना जो पहला दिन था, जब ये लोग इस रात को जब ये डीचोंग पहुंचे हैं, उस रोज दिन मैं कहूंगा कि अपना मोहतरमा के 100 में से 100 नंबर है। एक इमेज था, पाकिस्तान की जो कल्चर है उसमें वो रिप्रेजेंट कर रही थी। इमरान की बीवी थी, क्राउड के लिए एक एनर्जी थी। मगर जो एंड हुआ है वो डबल, वही बात है। ये भी पीटीए और इमरान को मैं समझता हूं डबल नुकसान हुआ है। अच्छा, अब 14 दिसंबर दी जा रही है। कुछ लोगों को शक है कि ये 24 नवंबर भी 14 दिसंबर भी ये बुशरा बेगम जो हिसाब किताब लगाती है दादो शुमार का, उसके हिसाब से दी जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वाबडा कह रहा है कि वो उसका जनरल फैज़ का फैसला आने वाला है, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ ये करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, कुछ 14 तारीख को कुछ कर पाएंगे ये? मेरा नहीं ख्याल कुछ कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा हॉकी से आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि जो सेंटर हाफ होता है ना, वो फॉरवर्ड जो
होते हैं उनको गेन देता है। ठीक है। फॉरवर्ड लोग तो दूसरा आपका अपोजिट होता है ना, उसकी डी में उसके गोल में जाके गोल करते हैं। हाँ की ट्रेजेडी ये है कि पॉपुलैरिटी बहुत है मगर फॉरवर्ड ही कोई नहीं, ना ऑर्गेनाइजेशन है ना पार्टी में कोई इस तरह का सेकंड लीडरशिप है ना थर्ड लीडरशिप है। इट्स ए वन मैन शो और वो हमारी ट्रेजेडी हमेशा से रही है। ना कोई पीटी, मेरी राय में ना कोई पीटीआई चीज है ना कोई ये पॉलिटिकल पार्टी है। थोड़ी बहुत जो थी वो डंडे सोटे ने ऐसा उसके साथ 2 साल से मुसलसल उन पे जो रियासती दबाव है उसे वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो अब एक बंदा है जिसका नाम इमरान खान है, वो सामने भी नहीं है, उसकी स्टेटमेंट्स ही नहीं है। मुझे लगता है कि खान जितनी जल्दी में उसका नुकसान होगा, जितनी वो ज्यादा स्टेटमेंट्स देगा, जो मैंने शुरू में आपसे बात की मैं उसको दोबारा फिर कंक्लूड करूंगा। देखिए अग्रेशन की एक साइंस होती है। अगर आप इस मामले में पंजाबी बड़े समझदार हैं, पंजाबियों को बड़ी जल्दी पता लग जाता नसना किस ले। तो खां को समझ नहीं आ रही कि अग्रेशन तो वो निकाल रहे है तो लोरी ना बेसिकली, आप जो मर्जी उसको के वो आधा लोरी है। लोरियों को ये पता होता है कि वो नसना किस ले, उसको ये समझ नहीं आ रही कि ये टाइम नहीं है। आप इस रियासत के साथ जिसके पास 30 इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जिसके पास दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, जिसके पास 10 लाख के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तो आप किस तरह उनसे इन बयानों से आप लड़ सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल को मकबूल बात है। ठीक बात, बहुत शुक्रिया आपका तारिक मलिक साहब, बहुत आपने हमारी रहनुमाई की और एक लाहौरिये की तरह हमें समझाया कि सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए तारिक मलिक साहब बड़ी सीधी बात कर रहे हैं जी। वो कहने के इमरान समझ नहीं पाया ये सारी सूरत हाल को। और अच्छा ये दुरुस्त बात है कि जो कुछ किया जा रहा है नुकसान में जा रहा है, पीटीआई के भी इमरान के भी। ठीक है। और उसको वहाँ अंदर बैठे समझ, जब जो जलंधर की मिसाल दे रहा था ना, ये पार्टीशन से पहले एक लतीफ़े हैं। अच्छा। ये इनके वालदा की तरफ से ये सारे खान जलंधर के ही हैं ना ये। सही है। तो वो लतीफ़े ये हैं कि वो जलंधर का बदमाश और मैं अमृतसर का हूँ, अमृतसर का मौलवी एक बराबर हुआ करता था। और जलंधर का बदमाश क्या था, इससे अंदाज़ा लगाना है तो ये लगा लो कि जलंधर का मौलवी जो था वो ज्यादा लगता। अच्छा ठीक है। अच्छा मिस्टर से अलीमा खान के साथ एक बयान भी मंसूब किया जा रहा है कि अलीमा खान का कहना है कि अगर संगजानी में बैठ जाते 26 नवंबर को तो 20 दिन के अंदर इमरान खान रिहा हो जाते। तो इससे अगर जोड़ा जाए बुशरा बीबी की जो सारी स्टेटमेंट्स हैं और बुशरा बीबी का जो सारा किरदार है, क्या कैसे देखते हैं इसको? बैठ नहीं जाते, उल्टे भी लटक जाते ना तो रहा नहीं होते। रहाई और ये भी साथ कहा गया कि ये ऑफर की गई, ये बयान नहीं रहाई इस बात पे नहीं हुआ करती। वो उनका ना भी यहाँ जान छोड़ो वहाँ बैठ जाओ। सही है। आपको फेस सेविंग दे रहे हैं, कुछ कर लो, कुछ हम दिखा देंगे, हिलचुल पैदा कर देंगे कि जैसे रहा हो रहा है वगैरह वगैरह। वो यही हुआ करता है आमतौर पे। तो ये किस्सा ये है कि आपको जहां जाके बैठना था, जहां आप बैठ सकते थे वहां आप बैठे नहीं, जहां आपको बैठने देना नहीं था उन्होंने वहां आप बैठने की कोशिश कर रहे थे। डी चौक पे बैठ जाते तो क्या हो जाता? इमरान रहा हो जाता। आप बंदा पूछे अगर डी चौक पे आप पहुंच भी जाके वहां जाके बैठ जाते तो क्या हो जाता? सही है। फर्ज किया वो आपको डिस्पर्स नहीं करते जिस तरह किया उन्होंने। मैं नहीं कहता गोली चलाई थी, डिस्पर्स किया आपको, ठीक है, आपको भगा दिया वहां से, खाली करा दिया ग्राउंड। वो फर्ज किया ये भी ना करते तो क्या हो जाता? इस वाय इसके कि एक केओस सा क्रिएट कर दिया था आपने, वो क्रिएट हो जाता। ये जो 126 दिन का धरना है, जिन लोगों ने वो धरना देखा हुआ है ना, उनको अंदाजा वो धरना क्या था। सारा दिन खाली रहता था धरने की जगह। सही है। रात को जाके वहां स्टे लग जाता था। इमरान घर में जाके सोते थे बनीगाला में। और मैं ऐसे ख्वातीन और हजरात को जानता हूं जो रात लाहौर में आके गुजारते थे और सुबह फिर रवाना हो जाते थे। क्यों? पूरी रात पूरा दिन पड़ा हुआ था, शाम को पहुंचना था उन्होंने। यहाँ कुछ होटलों में ठहरते थे। तो ये सारा एक हाँ, वहाँ ताहुल कादरी के लोग जो थे वो बैठे हुए थे। उस वक्त इसको सपोर्ट थी ताहुल कादरी की। धरना थोड़ा बहुत जो था, जो गंद लटका हुआ था और बहुत सी बातें, वो सारी ताहुल कादरी की थी। सही है। वो वरना इसके बंदे 400-500 होते थे, वो भी शाम को होते थे। और ये एक मेला लगा हुआ था। सही है। उस मेले की क्या क्या कहानी है हमारे यहाँ। तो मसला ये पैदा हो जाता है, जरा सी बात करो तो लोग कहते हैं कि ना आप जनाब क्या बदतमीजी कर रहे हैं या क्या ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वरना कोई ऐसी बात नहीं जिस पर किया जा सके। और उस पर भी आप भागे हैं, क्योंकि उस पर भी आपने मुताबा लेके पहुंचे थे रहील शरीफ के पास कि ये करो वो करो।
नवाज शरीफ को निकाल दो। सही है, उसने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये काम मेरा करने का नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस जनाब वो आपका धंधा फिजल आउट हो गया, क्योंकि आपका प्लान यही था। सही है मीर साहब जी। यही सारी सूरत हाल के देखते हैं कि जो 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने से, कितनी इफेक्टिव होती है कितनी नहीं होती। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी कॉल किया, कॉल पर क्या बात हुई है, उसका क्या रिएक्शन है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की, जो आजकल काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं हुकूमत के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ। जो मदारस बिल है उसके ऊपर इख्तलाफात चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कॉल की और दावत दी कि बातचीत करते हैं, इस मसले को हल करते हैं। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का रिएक्शन आया कि जब 26वीं तरमीम हो रही थी उस दौरान बड़े अच्छे माहौल में हमारी बातचीत हो रही थी और अगर उस वक्त किए गए जो बातें थी, ये जो माहिदे थे, उससे ये लोग मुकर रहे हैं तो एक कॉल के ऊपर मैं अपने मौक़िफ़ से कैसे पीछे हट जाऊँ। और जरदारी के बारे में भी उनका यही कहना है कि जब जरदारी साहब जो ये बिल पास नहीं कर रहे, बिल के ऊपर साइन नहीं कर रहे, तो ये तो बिल के खुद स्टेक होल्डर थे और तमाम जो शिकें ऐड की थी उनकी मशावरत के साथ ऐड की गई थी, तो अब अचानक से एतराज़ात कैसे सामने आ गए। तो इसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके ताल्लुकात किस रुख जाएंगे इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन शाहिद खकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि अगर सिस्टम मुझे इजाज़त देता है तो मैं जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात करूँगा। मुलाकात क्यों करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या ऑफ़र है या क्या प्लान है उनके पास, इस पर मीर साहब से बात करते हैं। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ साहब की कॉल का क्या रिप्लाई दिया है वो सुनते हैं, फिर मीर साहब से बात करते हैं। जी, क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान 26वीं तरमीम में कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो गए, वोट भी डलवा लिए उनसे, बातें भी मान ली गई, अब मुकर गए हैं, क्या वजह है? पहले मजे की बात ये नहीं है, 26 नवंबर का 26 तरमीम छोड़े अभी आप, 24 नवंबर का बड़ा चर्चा था, बड़ा जिक्र हो रहा था और बड़ा लग रहा था इस मुल्क में इसके सिवा कोई और मामला ही नहीं है, मसला ही नहीं है और इसी पर गुफ्तगू होगी फ्यूचर में। सही है, अब भूल गए। सही है, मौलाना सामने आ गया। ठीक है मतलब हर माहौल में एडजस्ट होने का हुनर है उनके पास। मौलाना को भी हुनर है, सूरत बदल गई ना जी। सही है, होता ये है कि आप एक मामला पैदा होता है, आप उससे बड़ा मामला पैदा कर देते हैं, वो सूरत हाल भूल जाते हैं। अब वो लगे हुए हैं कि जी हम अब वो 14 तारीख को के लिए लगे हुए हैं। 26 तो गई, 24 तो गई, ठीक है, वो 24 कह लें, 26 कह लें, कुछ कह लें, गई ना वो तो। ठीक है। अब दूसरी कहानी शुरू हो गई। तो ये सारी जो कहानियां, ये पता नहीं मुझे क्या सूरत पैदा होती। बाकी जाके मौलाना समझदार आदमी है और सियासतदान है वो, ठीक है, वो कोई ऐसे नहीं है। सर जो साइन नहीं कर रहे वो भी सियासतदान है, हैं? जो साइन नहीं कर रहे वो भी सियासतदान है। और मौलाना जो इस वक्त ये बातें कर रहे हैं की बात हो जाएगी, मौलाना जो ये हुकूमत के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जाली हुकूमत है और वोट इनके पास नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं है। मौलाना की अगर किसी से लड़ाई होती है और मौलाना उसके बाद बातचीत को संभालना चाहते हैं तो मौलाना संभाल लेते हैं। अच्छा, और वो समझ जाते हैं। मसला तो उनका होता है जो ये कहते हैं कि इन चोरों से मैं बात नहीं करता। अच्छा, तो ये मौलाना कहते रहो यार, ये नहीं हुआ करता। सही है, सियासतदान है, वो हो जाएगी बात। लेकिन इस बार तो अग्रेसिव नजर नहीं आ रहे आपको? लगता है कि जिस तरह वो फोन का जो रिप्लाई है वो भी उन्होंने दिया, उसके बाद जो जरदारी डायरेक्ट कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर था, उनके ताल्लुका बहुत अच्छे हैं, सबके साथ ताल्लुका बहुत अच्छे हैं, वो अपने ताल्लुका खराब क्यों करेंगे? अच्छा, मौलाना ताल्लुकात खराब क्यों करेंगे? बात करेंगे, लेकिन मुतालबा तो कायम है ना अपनी जगह पे। मसले को सुलझाएंगे ना, ठीक है, मसले को उलझाएंगे नहीं है। उनका काम किसी की कॉर्नर करना नहीं है, बल्कि मसले को सुलझाना है। मसला सुलझा लेंगे, ठीक है। अच्छा, शाहिद खकान अब्बासी साहब ने ये जो बात की है कि जो गोलियां चलाई गई हैं 26 नवंबर को, ये सारे मामला नवाज शरीफ को फैसला करना चाहिए कि अब उन्होंने क्या करना है क्या नहीं, जो ये इजाज़त मांग रहे हैं सिस्टम से इमरान खान से जाके मुलाकात करने की, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या करेंगे जाके? मैं शायद खकान अब्बासी साहब का बहुत कायल हूँ एक तरह से। बड़े उनका रोल बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन चौधरी निसार हों या शाहिद खकान अब्बासी हों, इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ लड़ाई लेकर और नवाज शरीफ को बड़ी की कुर्बत में रहकर उस कुर्बत को वायलेट किए बगैर अलग होकर रास्ता क्या इख्तियार किया है? एक पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहते हैं, 3 बंदों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए। मुफ्ताह इस्माइल के साथ तो पार्टी नहीं बनती, और दूसरा वो है रांझा, क्या नाम है उसका, वो तो मेरा ख्याल में अच्छा वो सिस्टम इजाज़त दे। सिस्टम इजाज़त देने का मतलब है कि इनके लिए गेट खोल दिए जाएंगे, चले जाएंगे, बात कर लेंगे। किसके बिहार पे करेंगे? सही है,
हुकूमत के बिहाफ पे करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे करेंगे। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, ठीक है। फिर किसके बिहाफ पे बात करेंगे? तो परमिशन किससे मांग रहे हैं? हैं जी, परमिशन किससे मांग रहे हैं? उन्हीं से मांग रहे हैं उन्हीं से मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये उनका बयान में है कि सवाल का जवाब ना दिया हो इन्होंने। उनसे पूछा गया कि आप जाके बात करें, उन्होंने कहा मुझे सिस्टम इजाज़त दे तो मैं बात करने को तैयार हूँ। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़, वरना इस बात का कोई मफहूम बनता नहीं है। सही है, सही है। किससे इजाज़त मांगेंगे, क्या करने जाएंगे, क्या उनको ऑफर करेंगे, किसके साथ नेगोशिएट करेंगे, कुछ नजर आता है आपको? सही है। शायद खान अब्बासी अभी इस पोजीशन में नहीं है, इस पोजीशन में अल्लाह नहीं करे है। कि वो एक ठीक अच्छी है। पोजीशन में आ जाए, वो एक अच्छे सियासतदान हो सकते हैं, ठीक है। और हैं। और जब वज़ीर आज़म रहे थे तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत ऑनेस्टी के साथ और मेहनत के साथ बात को आगे बढ़ाया था। मुश्किल वक्त था वो भी। सही है, सही है। तो मेरा ख्याल में ठीक है मीर साहब, बात शायद कोई रोल उनका हो। ठीक है। ये जो मसला चल रहा है मौलाना फजलुर रहमान का और पीपल्स पार्टी का, इस पर बात कर लेते हैं कि इस रुक जाएगा। और जो प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च की बात की जा रही है, वो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के लिए कितना डैमेजिंग होगा। कादरी खान मंदोखेल हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बात कीजिए। ठीक है, मंदोखेल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंदोखेल साहब। बात क्या लड़ाई हो गई है मौलाना से, क्यों नाराजगी है? मौलाना बहुत नाराज फिर रहे हैं, बहुत गर्मी में हैं कि साइन नहीं किए आसिफ जरदारी साहब ने, और सारा बलबा पीपल्स पार्टी पे पड़ रहा है, प्रेसिडेंट पे नहीं पड़ रहा, पीपल्स पार्टी पे पड़ रहा है। ये क्या सूरत हाल है? अली, जहाँ तक मेरा ख्याल है मीर साहब, मैं पिछले असम्बली में पार्लिमानी अफेयर्स का लॉ एंड जस्टिस कमेटी का हिस्सा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी जो कवानीन ऐसे जो सूबाई चैप्टर होते हैं, अब मिसाल के तौर पे मदरसा जो बिल है मेरे हिसाब से वो वजारत तालीम के अंडर आ रहा है, और वजारत तालीम जो है ना वो सूबाई चैप्टर हो गया है हेल्थ समेत। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। और चूंकि अब असम्बली के इजलास जो मीडिया बता रही है 10 तारीख को, और मौलाना साहब ने डेडलाइन दी है कल का, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इतनी जल्दी नाराजगी की वजह क्या हो सकती है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मुलाकात की है और हुकूमती अरकान ने भी उनके साथ मुलाकातें की है। लेकिन ठीक है, सियासत है, उनका हक है एहतजाज करना, उनका हक है अपने आप को पॉलिटिक्स में शो करना, यकीनन हर सियासी पार्टी का हक है। वो कहते हैं जी कि इसमें की ड्राफ्टिंग में जरदारी साहब शामिल थे, अब वो इतराज़ कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आई थी। बात करते उन्होंने जरदारी साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल साफ इशारा किया कि जो शामिल था वही अब साइन नहीं कर रहा। देखिए मीर साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो मिसाल के मैं आपको एक मिसाल दूं, जो डोमिसाइल का जो चैप्टर है, PRC डोमिसाइल या बलूचिस्तान में लोकल कहते हैं, जब ये बिल मैंने पेश की है तो सबसे बड़ा एतराज ये आ गया कि ये तो सूबाई चैप्टर है, ये डिप्टी कमिश्नर के हाथ में है, वफाक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो एतराज़ात तो बहुत सारी चीज़ आ सकती है, और जैसे पहले दोनों हाउसेस से पास हुआ है, और पास होने के बाद उनके कोई खदशात या उनके कुछ चीज़ पॉइंट आउट हुआ है, तो मैं समझ रहा हूँ बड़ा आसान सा है, जॉइंट सेशन होने तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जॉइंट सेशन में इस चीज की अगर कोई शिक निकालना हो या कोई मजीद शिक डालना हो तो वो तो मुतफ़क़ा तौर पे हो सकती है। PTI ने भी आज ऐलान किया है कि बिल मदरसा बिल पास होना चाहिए, और हम भी ये कहते हैं बिल्कुल पास होना चाहिए। मदरसा भी कानून के, पाकिस्तान के इदारों के जो एजुकेशन है या दूसरे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उनके अंडर आना चाहिए, ताकि हर जगह जो ये सूरत नहीं होती है फला मदरसा रजिस्टर्ड है फला नहीं है, तो इसमें कोई कबात नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, वो आमतौर पर जरदारी साहब का अपना अंदाज है, लहजा भी है, वो तरीके से बात भी करते हैं, और अब सब ने उड़ा रखी है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल जो है उनकी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बन जाए, और ये सारा कुछ उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए किया जा रहा है। वो या मौलाना लश्कर कशी करके पहुँच जाए इस्लामाबाद, हुकूमत उलट जाए, और फिर कोई नया अंडरस्टैंडिंग पैदा हो और यानी कि बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए, यानी इस किस्म की बातें की जा रही हैं। क्या सूरत हाल है? मीर साहब, बिल्कुल जरदारी साहब की यकीनन ख्वाहिश होगी, उनका इकलौता बेटा है, और यकीन हम सब जालूं को ख्वाहिश है कि बिलावल साहब जल्द से जल्द वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन एक तरफ तो आप ये बात करें, दूसरी तरफ आप खुद सवाल उठा रहे हैं कि वो जरदारी साहब से नाराज है। तो जब जरदारी साहब से नाराज है तो फिर बिलावल साहब को कैसे वज़ीर आज़म बनाएंगे? नून लीग राजी हो तब बनाएंगे, मौलाना साहब राजी हो तब बनाएंगे, और नून लीग अपने आप को स्टेप डाउन करे तब हो सकेगा।
तो ये झगड़े की सूरत में तो नहीं हो सकेगा। तो मेरा ख्याल में आप देख ले, आपके सवाल में कई सवाल मौजूद है। नहीं, वो पहले भी एक बार जब शायद पीडीएम के ज़माने में जरदारी साहब का एक फिक्रा मशहूर हुआ था कि मैं इस एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं ले सकता क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और मैं नहीं चाहता कोई लड़ाई लूँ। इस तरह की बातें आती रहती हैं, तो ये कुछ इत्तेहाद को और बनने में कुछ नुकसान पैदा तो नहीं करती। यानी कि जो सारी सियासत चल रही है उसमें जितना इत्तेफाक इस वक्त, इत्तेफाक कह लीजिए या अंडरस्टैंडिंग पार्टियों में है, हुक्मरान जमातों में जितनी होनी चाहिए थी, हर एक पार्टी अलग अलग है, इख्तलाफात भी हैं, लेकिन एज ए पार्टी वो जॉइंट होकर एक तरह का काम कर रहे हैं, तो उसमें ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मौलाना के इस पूरे बयानिया से लगता है जैसे कि वो लश्कर कशी इसीलिए कर रहे हैं कि दोनों पार्टियों में लड़ाई पैदा हो जाए। मीर साहब, जो आपने जरदारी साहब के हवाले से बात की है, यकीनन उनका इकलौता बेटा है और वो चाहता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और जल्द से जल्द बन जाए और हम सब की ख्वाहिश है। मगर ये बात मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि जरदारी साहब ने कहा है कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं इस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो टकराव या मुखालफत नहीं मोड़ सकती हूँ। पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है, तारीख है। बिलावल ने अपनी माँ की कुर्बानी देखी है, अपनी 2 मामूं की देखी है, अपनी वालिद की जेल देखी है, अपने नाना की नाजायज फांसी देखी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जरदारी साहब या उसका बेटा ये सोच के कि एक बेटा है तो मुखालफत नहीं होनी चाहिए, जिसके 12 बेटे वो मुखालफत लेंगे क्या, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये कि मौलाना साहब की आपने बात की कि वो अगर इस्लामाबाद आएंगे, यकीनन मौलाना साहब पहले भी आ चुका है इस्लामाबाद, पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है और एक सियासी तो पार्टी के तौर पे मैं ये समझ रहा हूँ 25 के 25 करोड़ लोग भी अगर मौलाना साहब इस्लामाबाद लेके आ जाए तो मुझे पूरे यकीन है कि वो पुरअमन एहतजाज होगा। इस तरह नहीं होगा पीटीआई की तरह जो एक लश्कर तैयार किया है, उसके बाद हम अडियाला जेल जाएंगे, खान को रिहा करेंगे और बहुत सारी चीजें आपकी नजर से गुजरी है जो उन्होंने शो की और असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि हमारे पास असला भी है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास ताकत भी है, तो हम दारुल खिलाफा के ऊपर चढ़ाई करेंगे। आज तो एक और बात कर ली है, वो जो आखिरी काल था या आखिरी कार्ड था, अब तो कह रहे 17 मरतबा हम जा सकते हैं। तो ये तो यू टर्न है, वो लेते रहते हैं। तो मौलाना साहब के आने से एहतजाज से मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी या हुकूमत के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। वो पुरअमन लोग हैं, एहतजाज जरूर करें, हर किसी को हक है आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 के तहत। आपका मतलब है कोई परेशानी की बात नहीं है, एक पॉलिटिकल बात है और ये तय हो जाएगी। सब पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे मसाइल से गुजरती हैं और आखिर बिलाखिर ये मामला तय हो जाते हैं। आपका ख्याल है कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है? देखिए मीर साहब, मैं तो पहले अर्ज करता हूँ सियासी पार्टी को अपने आप को मनवाना या अपने आप को प्रेजेंस या अपनी मौजूदगी जाहिर करने के यही तो तरीके होते हैं और क्या होता है। एहतजाज करना ये है, बिजली महंगी है, पानी में नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। तो सियासी मैं खुद सियासी वर्कर हूँ, यकीनन ये मसले हम उठाते रहते हैं और उसकी सोल्यूशन के लिए वो भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो मैं नहीं समझ लूँ कि इतना बड़ा मसला है कि जिससे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की, जो खर्च थी उसको दूर किया। बहुत शुक्रिया आपका जी। बात बड़ी सीधी कह रहे हैं, सियासी बातें ये करती रहती हैं, कहती रहती हैं। अब उस बात को ज़्यादा फैला दी। वो कहते हैं हाँ ठीक है, ख्वाहिश तो क्यों किसकी बाप की नहीं होती कि बेटा जल्दी जल्दी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, बल्कि कुछ जितना भी आला तरीन सतह पर जा सकता है चला जाए। ठीक है, तो हमारी सबकी ख्वाहिश है कि हर जियाले की ख्वाहिश है कि बिलावल जो है वो आला तरीन मकाम पे पहुंचे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सारा कुछ उसके लिए किया जा रहा है। सही है। और एक नुक्ता है कि वो तैयार किया गया, बाद में पता चला कि ये तो सूबाई मसला हो सकता है। तो उस एक मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट बाद में पता चला या पहले दानिस्ता तौर पे प्रेसिडेंट हाफिज होता है ना जी, उन्होंने उस पर लीगल एतराज कर दिया होगा कि हजूर आप ये बिल पास कर रहे हैं, ये तो सूबे का मामला है, ये उनको भेजिए, उन्होंने कहा सूबों से पास कराओ। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि सारे सूबे पास करेंगे, सूबों की अंडरस्टैंडिंग इसमें आएगी। फिर मतलब ये है कि ये वो कहानी नहीं है कि लश्कर कशी के हमारे पास हम इतनी बार कॉल दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, गोले लेकर आ जाएंगे, पिस्तौलें लेके आ जाएंगे, बंदूकें लेके आ जाएंगे, क्रेन हटाने के लिए सामान आ जाए, आएंगे, एहतजाज करेंगे, एहतजाज करके ठीक है जैसे तरीका होता है। माजी में भी किया था, माजी में भी इन्होंने कोई सूरत पैदा नहीं की थी, पीपल्स पार्टी ने भी किया था। लेकिन ये जो इनका दर्दा और इनका एहतजाज का अंदाज है,
जो हमारी अब इन्होंने तो 126 दिन किया था, वो तब भी कोई different ऐसी है। सूरत हाल पैदा नहीं थी। जैसे हाँ। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कोई कौमी हुकूमत टाइप कुछ बनने की बातें सामने आ रही हैं, और अगर ये बनती है तो हम भी उसका साथ देंगे, कोई ऐसी बातें सामने आ रही हैं। एक कौमी हुकूमत का क्या कॉन्सेप्ट है अगर ऐसे बनती है तो? असल में जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये बुनियादी तौर पर सियासतदान तो है नहीं, ठीक है, ये कानूनदान है सही है। और कानून की ज़बान बोलते हैं, भले आदमी हैं। कल परसों भी उन्होंने जब बात हुई कि आप पहुंचे नहीं इस्लामाबाद, तो उन्होंने जो बात की है वो असूली की है, कानूनी की है। और मतलब उनका ये कहना है कि ये मैं कहाँ से, कौन सा रास्ता था जिससे पहुंचना था मुझे अगर मुझसे तो तवक्को करते हैं कि मार दाड़ हंगामा करता हुआ मैं दाड़ता हुआ चला जाऊंगा, यहीं टकरा जाऊंगा उन ताकतों से, तो ये तो मेरा काम नहीं है। जब आपने मुझे बनाया है तो सोच के बनाया है कि एक कानूनी आदमी को, एक वकील को आप इस मनसब पे लगा रहे हैं, सही है, तो वो उसी अंदाज से सियासत करेगा। ठीक है। आप कायदे आज़म से तवक्को तो नहीं कर सकते ना कि वो कोई हथौड़ा ग्रुप लेकर आगे आ जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने अब जब कहा कि कौमी हुकूमत बन सकती है, या उनसे अगर कहा जाए कि बातचीत होनी चाहिए, तो कभी इनकार नहीं करेंगे वो। सही है। अगर सलमान अकरम राजा से कहा जाए कि बातचीत होनी चाहिए, कोई हाँ बातचीत जमहूरियत का हुस्न है, होना चाहिए, सही है। तो वो सारी वो बातें कर रहे हैं जो एक कानूनदान को करनी अच्छा, चाहिए। सब सारी बातों को अगर मिलाया जाए, जिस तरीके से सलमान अकरम राजा ने भी कौमी हुकूमत की बात की है कि हम शायद बात इस पे कर सकते हैं, इसके अलावा मुलाकातें हो रही हैं, जो ये जरदारी साहब का बयान आया कि अपने बेटे को बनाना चाहता हूँ, फिर मौलाना फजल रहमान के पास सारे कुछ जा रहे हैं, तो क्या कोई पर्दे के पीछे कुछ चीज़ें हो रही हैं आपको? अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाए, सारे जो डॉट्स हैं इनको आपस में मिलाया जाए तो? मेरा ख्याल में सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। अच्छा, एक मकसद फिक्र तो ये था, ये 26 वाले हंगामे से पहले, ठीक है, कि सब कुछ जो है इसके नतीजे के तौर पर इमरान खान छूट रहा है नवंबर में ही। ठीक है, अभी नवंबर गुजर गया है अरे हाँ गुजर गया है, पता भी नहीं चलता। तो नवंबर में ही छूट जाएगा, ठीक है, और सब कुछ इसीलिए हो रहा है। और लतीफ़ खोसा कह रहे थे, बड़े मजे से कह रहे थे, कभी दिल करता है उनसे बात की जाए कि हजूर आप ये सारी बातें कैसे कहते हैं, 268 बंदे मारे गए हैं भाई, ये देखो कमाल में, और लिस्ट तो तैयार हो जाएगी। तो वो उनका अंदाज है, उनका असलूब है, बड़े वकील हैं, सही है, और गवर्नर रहे हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल रहे हैं। सही है, अटॉर्नी जनरल के वक्त बड़ा उनका एक फड्डा भी हुआ था अदालत के साथ, जिसकी वजह बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सही है, तो वो अपना अपना अंदाज होता है। ठीक है, अब ये चला हुआ हर तरह की हो रहा है कि एक अंदाज ये था कि ये इमरान खान हर तरह की रियायत से मिल जाएगी इस 24 के धरने के ठीक है। किताब। दूसरा था कि इमरान पे और सख्तियां होंगी। ठीक है, लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है इस वक्त दूसरा पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ और रिकॉर्ड कहता रहा हूँ कि लगता यही है कि इमरान को फंसाया जा रहा है। सही है, और इसलिए जो बुशरा बीबी के बारे में दो नुक्ता नज़र है। एक तो ये है कि किसी की आलाकार है और वो मरवा रही है इमरान को एक तरह से, ठीक है, दानिस्ता मरवा रही हो या दस्ता मरवा रही है। और दूसरी तरफ ये है कि वो एक नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है। तो अब वो लोग कहते हैं देखो जनाब, और फंसा दिया और मरवा दिया, इमरान के बातचीत के जो इम्कान थे वो ख़त्म करा दिए। ठीक है, और उसके मुकाबले में सलमान अकरम राजा वगैरह उभरते नजर आते, जो लोग बातचीत करते थे, बातचीत करने के अहल थे, या इस पोजीशन में थे कि वो बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, वो आगे आ रहे हैं। तो सारी सूरत जो है सही है तो सही है। जो लोग बातचीत को करना चाह रहे थे, वो जो चीज़ें हैं वो लोग आगे आ रहे हैं। बुशरा बीबी के बारे में जो बातें की जाती हैं वो भी अब देखना ये बाकी है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के आने से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो बुशरा बीबी हैं वो वाकई जो इमरान खान की पार्टी की अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आ रही हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उसके समाअत के हवाले से। जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनके हवाले से आपस में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। वो क्या कन्फ्लिक्ट है और क्या सारे मामला हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात की गई, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनका ये कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच वो मुकर्रर किया जाए। लेकिन जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की, और मुखालफत के साथ ही उनका ये भी कहना था कि जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं है कि इस पर बात की जाए, लिहाजा जो ये मामला है ये आईनी कमेटी ही डिस्कस करेगी।
देखने में ये आया कि जब से ये सारा मामला चल रहा है आईनी तरमीम का और जो जस्टिस की जो मुकर्ररी का है, तब से जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये एक दूसरे के सामने नज़र आ रहे हैं। क्या फ्यूचर है, क्या सारे मामला है? मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, जब से 26 में तरमीम का मामला चल रहा है, एक ही चैम्बर से हैं। ठीक है। काजी फायजी साहब जब खत लिखते थे तो इस तरह लिखते थे कि उस वक्त सब मालूम था कि सारी अदालत को लगा दिया गया है उनके पीछे, उनको यानी उनके खिलाफ रेफरेंस पेश कर, ठीक है, और उस रेफरेंस को कामयाब करने के लिए उसको तो वो एक बनता था कि वो कोई ख़त लिखते हैं तो उसका मतलब क्या बनता है। मंसूर अली शाह क्यों लिख रहे हैं ये? उनको चीफ जस्टिस ने बनाया इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है। उनको इसलिए लिख रहे हैं कि उनका एक इमेज बन चुका है कि वो एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो और मुनीब आलम के साथ अपने आप को नत्थी क्यों कर दिया उन्होंने? सही है। ये क्यों सारी सूरत हाल है? मसलन इस वक्त चैम्बर की एक बात हो रही थी अभी, तो वो जो है क्या नाम है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, वो भी इस चैम्बर के हैं। ठीक है। इनकी बुनियादों पर आप फैसले नहीं करेंगे। ठीक है। आप अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं। अच्छा, और इस लीडर बनाने के चक्कर में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक वक्त आएगा कि जब इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इन्हें और मुनीब आलम दोनों को। ठीक है। क्योंकि ये अपने आप को इस पूरे सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। सही है। आप कहते हो कि ये आईनी तरमीम हुई है, आप अकेले उसको ख़त्म करना चाहते हो। आप कहते हो उसको सुनो, यानी आप अपनी राय दे चुके हो। यानी आप जब कहते हो कि इसको एक फुल कोर्ट सुने, तो आप अपनी राय दे चुके हैं एक तरह की। जब आप अपनी राय दे चुके हैं तो आप तो हो गए बाहर। फुल कोर्ट आपके बगैर बनेगा। आप देखे ना, पहले यही था ना कि वो फलां इसके बारे में राय दे चुका है, वो तो इसका मेंबर नहीं बन सकता, फलां नहीं मेंबर। ठीक है। तो वो सारे तो जुडिशरी को आप और तबाह करने के तरफ अगर लगे हुए हो तो ये किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। अच्छा, ये स्कूल ऑफ थॉट है कि जो मंसूर अली शाह है या मुनीब आलम है वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन चिल्ड्रन कोर्ट का एक सेमिनार था। मैं कहता हूँ एक अफवाह है कि ये अफवाह है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। खिताब करते उन्होंने कहा कि ना तो मैं रिजाइन दूंगा, ना कहीं जाऊंगा, इसी सिस्टम के अंदर रहूंगा और अपना जो कानूनी हक है वो इस्तेमाल करूंगा। तो ये जो फुल कोर्ट की बात करना है, ये कानूनी हक नहीं है उनका? बात अगर वो करना नहीं, उनका हक है, बात करेंगे, लेकिन इससे क्या मिलेगा? क्या यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि अदालत जो कानून पास करे, आइन में जो तरमीम करे, आप उसको रिजेक्ट कर दो, और रिजेक्ट करने से पहले अपनी बीवी को फ़ोन भी कर दो कि मैंने कर दिया, ऐसा कर दिया है कि तेरे लीडर को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। सही है। तो ये बात चलने वाली नहीं है। सही है। जजों को अब चाहिए कि वो अदलिया का वकार जो है उसको बहाल करें। 26 में आईनी तरमीम तो इसलिए की गई थी कि जो अदलिया के अंदर जो पोलराइजेशन हुई है, पोलराइजेशन कर दिया था। आईनी तरमीम आप कुछ और करेंगे, कुछ और हो जाएगा। अच्छा, देखिए, आप बड़े जज आए हैं इस वक्त, यानी कि कोई जज मशहूर हुआ है उतना जितना मसफर्ज किया जस्टिस कार्निलिस थे, जस्टिस AR क्यानी थे, कोई इतना नाम हुआ है? और कार्निलिस सुप्रीम कोर्ट का हमारा क्या बेंच था? 5 रुकनी जज थे ना, कार्निलिस, केकाउस, S.A. रहमान, फजल अकबर, हमूद रहमान, इस लेवल के जज थे। ये जो जिनको हम बहुत आजकल लान तान कर रहे हैं, मौलवी मुश्ताक, सरदार इकबाल, या जस्टिस अनवारुल हक, या जस्टिस अब्दुल्लाह पटेल, कुछ लोग उनको कहते होंगे, ये भी कोई मामूली जज नहीं थे। सही है। जजों का अपना एक मकाम हुआ करता था। हाई कोर्ट में एक जज होता था तो उसकी एक इज्जत हुआ करती थी। ठीक है। तो खुदा के लिए अफजलुल्लाह चीफ जस्टिस रहे हैं, ये कहते थे कि वो ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब होते थे और बड़े सख्त बात करते थे कोर्ट में, लेकिन ये असद खां का केस जो उसी ज़माने की पैदावार है ना, तो उस वक्त जजों की एक शान हुआ करती थी। ठीक है। ठीक है। आपने वो ख़त्म कर दी। ख्याल था कि शायद इफ्तिखार चौधरी के बाद वो शान पैदा हो जाए। हाँ। वो नहीं हुई। फिर इसी बात कोशिश होती रही कि किस तरह। लेकिन मेरे साहब, जब ये 26 में आईनी तरमीम पास की जा रही थी, सोचा ये जा रहा था कि इससे सुप्रीम कोर्ट की जो साख है वही बहाल होगी, जो पार्लियामेंट है वही मजबूत होगी। लेकिन जस्ट ये जो जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस लगाया है, इसके अलावा कोई और जो इनके एजेंडे थे पूरे हो पाए हैं? क्या पार्लियामेंट मजबूत हुई है? सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल हुई है? किसके साथ ये सवाल तो उधर के उधर ही मौजूद है। बात यह है कि जब 8-5 का फैसला आया था
तो ऐसा लगता था कि 8 जजों की तरफ से कुछ लोगों ने तय कर दिया है कि अब इस हुकूमत की ऐसी तैसी, ठीक है, अब पार्लियामेंट की भी ऐसी तैसी, हम अपनी मर्जी करेंगे और करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी तैसी तो फिर हम करके दिखाएंगे। सही है, तो ये वो लड़ाई है जो अदारों के दरमियान हो रही है और हम इसका तमाशा बने हुए हैं। ठीक है, कौम पूरा तमाशा बनी हुई है। और ये इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह चाहता कि कौन सच है कौन झूठ है, कौन ये फैसला तारीख करेगी, या शायद तारीख भी इस मामले को खामोशी रहे, या तारीख भी कहे कि भाई इसके बारे में क्या बोलें, इन लोगों ने तो हद कर दी थी। ठीक है, ठीक है। जो बातें कही जा रही थी कि इससे पार्लियामेंट मजबूत होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की साख है वो बहाल होगी, बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता कि सारे जो मामलात हैं ये हल हो पाए हैं। सवालात भी उधर ही मौजूद हैं और जो ये अदारों की और आपस में जो लड़ाई है, जंग है, ये भी मौजूद है, जो जजिस की आपस में तकरार है ये भी मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 26 में आनी तरमीम का फ़ायदा क्या हुआ और क्या आवाम को इसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। आज के जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो गया है। कल फिर मुलाकात होगी गहरी नज़र में। अल्लाह हाफिज़।